ऑल राइट गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूथ कनेक्ट। मेरा नाम है सुमित और आज फिर मेरे साथ स्टूडियो में है तुषार भाई। तो हम एक और ज्योतिष के टॉपिक पे आज बात करेंगे और जानेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे होता है एंड कैसे सॉल्यूशन उसका निकलेगा। तो तुषार भाई, आज का टॉपिक है कि कुंडली में जो घोस्ट इम्पैक्ट होता है वो कैसे होता है और किन किन ग्रहों के चलते होता है, या कौन से खाने ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं तो जिसकी वजह से घोस्ट अटैक हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कोई झपटे में आ गया, किसी को नज़र लग गई, या मतलब गलत होना। एक तरीके से एक नॉर्मल इंसान है, लेट्स सपोज मी, उसके साथ कुछ अलग अलग होने लगता है और उस केस में दवाई कभी काम नहीं करती, राइट? तो वो क्यों होता है और कैसे होता है? देखो भाई, अगर किसी की कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट करना है कि कोई किसी पर्सन के ऊपर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई, कोई ब्लैक मैजिक या गोस्ट या कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस, पोजेशन, इस तरीके की प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई है, तो दो चीज़ें देखनी पड़ती है कुंडली में। पहली चीज़ होती है कुंडली का 12वां घर। किसी भी कुंडली का 12वां घर जो होता है वो आपके हिडन एनिमीज़ को बताता है, आपके गुप्त शत्रु के बारे में बताता है, ठीक है? जो हिडन एनिमीज़ होते हैं ना, देखो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा, पोजेशन, गोस्ट पोजेशन कोई भी करेगा, वो पीछे से ही करेगा, सामने आके तो कोई करेगा नहीं, ठीक है? तो 12वां घर अगर किसी भी तरीके से आपका डैमेज हो रहा है या और उसी ग्रह का पीरियड भी चल गया है, एक तरह से कोई दशा चल गई है या गोचर में वो ग्रह चल गया है जो 12वें घर के नेगेटिव प्रभाव को बढ़ा रहा है, ठीक है? तो आपके ऊपर ये सब एक्टिविटीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की। ये तो है पहला पैरामीटर। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर ये होता तो है पर उनके ऊपर वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अच्छा, ठीक है, जिनके ग्रह मजबूत होते होंगे। एग्जैक्टली। तो जिनका कुंडली का सूर्य तत्व मजबूत होता है, जैसे मैंने पहला पैरामीटर बताया 12वां घर, दूसरा पैरामीटर है कुंडली का सूर्य तत्व। अच्छा, जिसका ये मजबूत होगा उसके ऊपर अटैक एक बार को हो सकता है बट वो अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा। समझ गया। तो ये दो चीज़ें होती है। अगर ये साथ में इम्बैलेंस हो जाती है, मान लो कुछ ऐसी तरह की दशा चल जाती है जो आपके सूर्य तत्व को डैमेज कर देती है। चक्रों के भाषा में बोला जाए तो सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड चक्रा हमारा, अच्छा, जो हमने डिस्कस भी करा था फर्स्ट पॉडकास्ट में, ठीक है? ये चक्रा हमारा ऑरा बताता है, ऑरा दर्शाता है, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये सारी चीज़ें जो होती है, गोस्ट, ये सब चीज़ें बहुत इजीली पोजेस कर लेती है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें इजीली पोजेस नहीं कर पाती। राइट। डिफरेंस क्या है? एक का सोलर प्लेक्सस मजबूत है, एक का कमजोर है, एक का सूर्य तत्व मजबूत है, एक का सूर्य तत्व कमजोर है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है इसकी वजह से। तो ये दो पैरामीटर्स है, आप कुंडली में देख लो तो प्रेडिक्ट कर पाओगे। समझ गया, समझ गया। तो इससे बचने का कोई उपाय होता है? लेट्स सपोज कि किसी का 12वां घर कमजोर है, सूर्य तत्व भी कमजोर है, तो उससे वो बंदा बच कैसे सकता है? देखो, एक तो होते हैं कुंडली के स्पेसिफिक टू कुंडली रेमेडीज, ठीक है? ठीक है। आपकी कुंडली के रेमेडीज अलग है, किसी और पर्सन की कुंडली के रेमेडीज अलग है, ठीक है? अपने अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो अपने 12वें घर की रेमेडीज करवाओ और साथ में सूर्य की पूजा करो जिससे आपका सूर्य तत्व मजबूत हो, ठीक है। और सूर्य की पूजा की भी एक टाइमिंग्स होती है जिसमें वो पूजा सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है आपको। वो टाइमिंग्स होती है जब फॉर एग्जांपल अगर सनराइज हो रहा है 6 बजे, ठीक है, तो उसके 20 मिनट बाद 6:20 से 7:20, ये जो 1 घंटे का स्पैन है, 20 मिनट बाद से 1 घंटे का स्पैन, समझ गया, ये है सूर्य की पूजा की टाइमिंग्स। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछूंगा यहीं पे, मेरे मन में बहुत टाइम से था। जैसे कि आज सूरज देवता निकले 6 बजे निकले लेट्स सपोज, और वो लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मैंने 6:20 पे उनकी पूजा प्रारंभ कर दी, तो क्या वो पूजा मान्य होगी या नहीं मान्य होगी? क्योंकि सूर्य देवता तो दिख नहीं रहे कोहरे की वजह से। हालांकि उनका टाइम निकलने का 6 बजे है, मुझे दिखे नहीं, लेकिन दिख तो वह शायद पूरे दिन ही नहीं है, मतलब कई दिन से तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। तो क्या वो पूजा मान्य होगी या नहीं होगी? ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट में सवाल है। देखो, अगर तो आप पूजा को सिर्फ ये समझते हो कि सिर्फ जल चढ़ाना, समझ रहे हो, तब तो वो मान्य नहीं होगी। अगर आप उस पूजा में आप मंत्रा चैंटिंग्स को इंक्लूड करते हो, सूर्य के मंत्रा को, चैंटिंग को आप इंक्लूड करते हो, तो वो डेफिनेटली मान्य होगी। रीज़न देखो, मैं आपको बताता हूँ सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे रीज़न क्या होता है। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे रीज़न ये है, सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हो ना, तो जो सूर्य की किरणें होती है, रेज होती है, वो उस जल से पास होती है, और वो वाइट लाइट जो होती है वो 7 अलग अलग विबग्योर में स्प्लिट हो जाती है। विबग्योर बॉडी में आती है, और वो बॉडी के हमारे 7 चक्रों को मजबूत करती है। अच्छा, ठीक है, हमारे 7 चक्रों को इम्पैक्ट करती है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। तो ये रीज़न होता है एक्चुअली सूर्य को जल चढ़ाने का। ठीक है। बट अगर आपको सूर्य नहीं दिख रहा, उसको जल चढ़ा रहे हो, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। बट हाँ, मंत्रा चैंटिंग अगर आप करते हो तो उसका फिर भी डेफिनेटली फ़ायदा है, और वो आप फील करोगे, आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी ऐसी फील होने लग जाती है। समझ गया। ये तो हो गई, मैंने आपको बताया। ये तो एक इंडिविजुअल रेमेडीज़ है, मतलब कि किसी की कुंडली में देख लो थोड़ा बहुत। ठीक है। एक है कि अगर आप एक सिचुएशन में पड़ चुके हो, अब पोजेस हो चुके हो,
ठीक है। जब आप पोजेस हो चुके हो, आप ये सब चीज़ें कर नहीं पा रहे होगे, कुछ आप हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जा पा रहे हो, किसी आपको सही तरह की चीज़ मतलब नहीं जब मिल एक रही। बार कोई पॉसेस हो जाता है, मतलब कोई भूत किसी पे आ जाता है, परेशान करने लग जाता है, तो इजीली रेमेडीज नहीं कर पाता है। जैसे वो कहीं जाना चाहेगा तो बाधा आ जाएगी, मतलब उसका नुकसान होता रहेगा, शरीर में चोटें लगती रहती है, मैंने ये जो नोटिस किया है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो जा नहीं पाता। मैंने एक चीज़ और देखी है कि ताबीज़ पहना तो ताबीज़ निकाल निकाल के फेंकता है। बिल्कुल बिल्कुल होता। ऐसा ये मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है। तो एक है जनरल रेमेडी, मैं पहले ये भी बता दूं। जनरल रेमेडी, अगर कोई पोजेस्ड है, कोई ज़्यादा परेशान है, तो जनरल रेमेडी क्या करे वो, एक रिसाइटेशन है जिसका नाम है नरसिम्ह कवच स्तोत्र। अच्छा। नरसिम्ह कवच स्तोत्र आपको इन सारी एंटिटीज़ से, मतलब बड़े बड़े लेवल की एंटिटीज़, जैसे नेगेटिव एंटिटीज़ में भी ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत ही होते हैं, और भी चीज़ें होती है, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, बहुत बड़े बड़े लेवल की एंटिटीज़ होती है जो बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। ठीक है। नरसिम्ह कवच आपको एक प्रोटेक्शन आपके बॉडी के आसपास बना देता, ठीक है। करना क्या है, सिंपल सी, यूट्यूब पे आपने कुछ भी उठा लिया और उसे सुन लिया, समझ गया। बैक टू बैक आपको सुनना है, बैक टू बैक सुनना। अगर ज़्यादा परेशानी है, जितना ज़्यादा सुन सकते हो, ओवरडोज का कोई खतरा नहीं है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। ज़्यादा परेशानी है तो ज़्यादा करो। ये नरसिम्ह कवच जो होता है आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। सुनना ही है, हमें से बोलना नहीं है। एग्जैक्टली। और जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात भी करी थी एक फॉरगिवनेस प्रेयर के रिगार्डिंग, राइट। कोई भी रेमेडी करो उसके साथ फॉरगिवनेस प्रेयर जरूर जोड़ दो, तो वो मतलब थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है, इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। भैया आप एक बात बताओ, भूत प्रेत बनते कैसे? मतलब क्या इंसान क्या ऐसी गलतियां करता है, या कौन कौन से ऐसे कर्म करता है जिसकी वजह से उसे भूत योनि मिल सकती है? देखो इसके पीछे जो रीज़न होता है ना, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल तरह के कर्माज होते हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन भूत प्रेत बन सकता है, गोस्ट बन सकता है। वन ऑफ देम इज़ कि अगर मान लो किसी पर्सन की चार्ट के अंदर उसकी जो एज है वो डिस्टाइंड है 70 ईयर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, 70 ईयर्स, लेकिन वो कमिट कर लेता है सुसाइड एट द एज ऑफ 40, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 30 ईयर्स है वो उसकी जो फिजिकल बॉडी है, उसने क्योंकि इस फिजिकल बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करी, उसने ह्यूमन बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करी, तो उसको 30 ईयर्स के लिए भूत प्रेत की फॉर्म में रहना पड़ेगा, विदाउट ह्यूमन बॉडी रहना पड़ेगा। और वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। देखो 3 तरह की बॉडीज होती है, मतलब ह्यूमन में एक गोस्ट फॉर्म में फ़र्क क्या होता है, मैं पहले आपको वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कि ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, उसमें 3 लेयर्स है। पहली है फिजिकल बॉडी जो आपकी हमारी दिख रही है, ठीक है, ये 5 तत्वों से बनी हुई है, 5 एलिमेंट से बनी हुई है मिलकर के, ठीक है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो बॉडी आती है उसे कहते हैं सटल बॉडी, और उसके अंदर एक बॉडी है जिसे कहते हैं कारण शरीर, कारण, राइट। सटल बॉडी को हिंदी में सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स होती है। बट जो गोस्ट वगैरह होते हैं उनके पास ये फिजिकल बॉडी नहीं होती है, तो 2 बचती है उनके पास 2 बचती है, सटल बॉडी और कारण शरीर। कारण शरीर के अंदर हमारे कर्माज होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो सटल बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर है, विदाउट फिजिकल बॉडी एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। अनकंफर्टेबल क्यों होती है? क्योंकि जो गोस्ट वगैरह होती है, एंटिटीज होती है, उनको भूख तो लगती है पर वो कुछ खा नहीं सकते। उनके पास सेंस करने की जो इंद्रियां होती है वो सब तो है, वो स्मेल कर सकते हैं। कभी आपने सुना है कि परफ्यूम लगाकर यहाँ मत जाओ, पोजेस कर लेंगे, क्योंकि उनके परफ्यूम लगा के जाते हैं तो पोसेस तभी करता है, परफ्यूम लगा के जाते हैं तो, राइट। तो उनके पास ये सेंस करने वाली इंद्रियां तो है कि वो सूंघ सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, बट वो कुछ खा नहीं सकते, राइट। समझ रहे हो? कर्म इंद्रिया कहते हैं, उनके पास कर्म इंद्रिया नहीं होती है। और कहीं मतलब एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपको भूख तो लग रही है पर आप कुछ खा नहीं सकते। आपके शरीर में 24 घंटे आग लगी हुई है, आप अनकंफर्ट, एक डिस्कंफर्ट वाली सिचुएशन में हो बार बार, मतलब बुरी हालत में रहते हैं, बहुत बुरी हालत में रहते हैं, बद से बदतर हालत में रहते हैं। तो देखो एक तो ये रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न इज कि उसने सुसाइड करी, तो उसको जो रिमेनिंग पार्ट उसके डेस्टिनी में जो लिखा था वो उसको भूत प्रेत बन के जीना पड़ेगा, उसके आगे उसको सज़ा मिलेगी वो अलग है। लेकिन मैंने देखा इस जन्म में लोग ये सोच कर सुसाइड करते हैं कि भाई चलो हमें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति, इस शरीर से हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन इसके हिसाब से तो उनको बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई एक तरीके से। बिल्कुल मुक्ति नहीं मिली, दुर्गति मिल गई। यहाँ तो मान लो चलो किसी से लड़ाई हुई, किसी ने 4 गाली दे दी, लठ बजा दी, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो 2-3 महीने में ठीक हो सकता है। लेकिन अब आपने कम उम्र में सुसाइड कर ली, जैसे सपोज आपकी 70 साल की एज है और किसी ने 20 साल में स्टूडेंट ने फेल हो गया, सुसाइड कर लिया, तो उसे तो भाई 50 साल बहुत बुरे तरीके से काटनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं है सब लोगों को, बट ऐसा होता है जैसा आप बिल्कुल कह रहे हो कि हमें लगता है कि हम उस प्रॉब्लम से मुक्त हो गए, नहीं, हम एक नई तरह की सफरिंग में चले गए, और वो और ज़्यादा बुरी, ज़्यादा भयानक है। वो एक नरक से भी बुरी सफरिंग है, ये समझ लो, ठीक है।
और ये तो हो गया वन ऑफ द रीज़न। दूसरा रीज़न क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं तांत्रिक के पास जाते हैं, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो जो हमारे टेक्स्ट क्या बोलते हैं, आप जिसकी पूजा करोगे वो वैसे बन जाओगे। आप देवी देवताओं की पूजा करोगे, आप देवी देवता बन जाओगे। पितर की पूजा करोगे, पितर बन जाओगे। भगवान की पूजा करोगे, भगवान बन जाओगे। जिसकी पूजा करोगे वैसे बन जाओगे, ठीक है। भूत प्रेतों की करोगे तो उनके बन भूत जाओगे। प्रेतों की करोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे। ये हमारे टेक्स्ट बोलते हैं, गीता के अंदर ये बात लिखी हुई है, भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है, ठीक है। समझ गया। नाउ द थिंग इज कि जो लोग ये सब चीज़ें करवाते हैं वो कहीं ना कहीं भूत प्रेतों को कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स देते हैं। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं, राइट, काइंड ऑफ पूजा कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब जो दूसरों को गलत करवा रहे हैं, भूतों प्रेतों को यूज़ कर रहे हैं गलत करवाने के लिए, उनको भी ये योनि का सफरिंग भोगनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रेस्ट ऑफ द कर्माज एज वेल। समझ गया। बट उनकी भी एक टेंडेंसी बनती है, क्योंकि उन्होंने गलत करा है, तो हो सकता है उनको भी आगे चल करके इस फॉर्म में जाना पड़े। ऐसे मल्टीपल तरह के कर्माज होती है, ये दो मैंने आपको बताए। मतलब जनरली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था बिल्कुल भी कि ऐसा घोस्ट होता है या कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन जब हमारे साथ बीती, जब हमने ये चीज़ महसूस की रियल में, मतलब मैं देखो साइंस का स्टूडेंट था, वैसे भी इंजीनियर हूँ, तो इन सब चीज़ों का तो मैं तो मीम बनाता था भाई इस पर। लेकिन जब वासु पैदा हुआ उसके 6 महीने बाद क्या था, मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक की 2 ड्रिप, सिर्फ 2 बूंद उसके होठों पे रख दी, तो उसे ऐसे चाट चाट के उसने, वो चाट 2 बूंद अंदर तो क्या ही जाएंगे, तो गिनती की 2 बूंद थी। उसके तुरंत बाद उसे खांसी हो गई। हम उस टाइम गांव में थे, वैसे तो हम यहाँ रहते थे, लेकिन उसकी अम्मा बुला लेती थी तो हम यहाँ से छुट्टियों में गांव घूमने चले जाते थे। और वो 2 बूंद जो थी उसकी कोल्ड ड्रिंक की, फ्रूटी की थी बेसिकली, तो उससे उसे खांसी हो गई। और वो खांसी ठीक ना हो, हमने मिलकर अलग अलग डॉक्टर पे अच्छी से अच्छी दवा उसकी करा ली। अब मैं हमेशा अपने आप को गिल्टी फील करूँ, मैंने कहा यार मैंने ऐसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई होती तो ऐसे खांसी नहीं होती। और क्या हुआ, पहले एक डॉक्टर था उसे दिखाई, बहुत अच्छी फीस थी उसकी, नहीं ठीक हुआ। फिर एक उससे भी महंगे डॉक्टर पे लेके गए, उसने अच्छी से अच्छी खांसी की दवा दी, वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने तीसरा डॉक्टर बदल दिया। उस टाइम में हम मयूर विहार फेज 3 में रहते थे। तो ये 6-7 महीने तक सिलसिला चलता रहा और उसकी खांसी लगातार बरकरार रही, बलगम जम जाता था और वो बुरा ही हाल था मतलब। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है कि वो एक दिन रोने लगता है अचानक से, और उसे नज़र बहुत ज़्यादा लगती थी। तो मैं तो समझ गया था कि इसका ऑरा कमज़ोर है, तो नज़र तो हम दिन में 2 बार उतारते थे उसकी। तो जब वो रोने लगा, लगातार रो रहा है, एक दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब कुछ समझ में ही नहीं आए। बुखार नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खांसी हल्की हल्की थी, वो तो रेगुलर चली आ रही थी। तो अब उस टाइम पे क्या हो गया, वो बेड पे से भी गिरने लगा। जैसे मैं उसे बेड पे लेटा के थोड़ा सा गया, उस टाइम पे वो 1 या 1.25 साल का था, तो मैं जरा सा गया पानी लेने या कुछ भी करने, वो बेड से नीचे गिर गया धड़ाम। रात को सोते सोते बेड से नीचे गिर जा रहा भाई वो। तो उन 3 दिन में वो जो लगातार वो रोया था, वो 4 से 5 बार बेड से गिरा। और हम रोकते थे, पूरी कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा है कि मेरी ऑफिस है, मैं अपना ऑफिस का वर्क कर रहा था, उसकी मम्मी खाना बना रही है, कुछ करने गई, दूध लेने गई, इतनी देर में तो धड़ाम नीचे। अब क्या हुआ, मैं परेशान, तो उसी टाइम पे हमारी उसी बिल्डिंग में किसी ने, लेडी ने, एक ने ऊपर सुसाइड कर लिया था। तो मुझे लगा कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से परेशान है। बट नो, दैट वाज नॉट द रीज़न। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो हमारा ना किसी यहाँ से दूध आता था, तो मैं उनके यहाँ लेके गया। मैंने कहा आंटी देखना, ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा रो रहा है और दवाई से कुछ असर हो नहीं रहा, तो क्यों रो रहा है? तो उन्होंने बोला अरे बेटा ये तो झपटे में आ गया है। मैंने कहा आपको कैसे पता? कि तू इसकी आँख देखना। जब मैं उसकी आँखों की तरफ देख रहा था ना, तो वो नॉर्मल ऐसे नहीं देख रहा था, वो ऐसे करके, और वैसे वो हंसता रहता था। तो लेकिन उस टाइम पे उसने हंसना बंद कर दिया था, और जो उसकी निगाहें थी वो इस टाइप से आंखें, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देख के डर लगता है, तो एक दिन मैंने डिलीट ही कर दी। वो वीडियो बनाने का चलन है, मैंने वो वीडियो बना दी उस हालत में, लेकिन जब बाद में देखी तो अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एक तो उसका दर्द, पेन था उसके अंदर, फिर वो ऐसी सिचुएशन देखी नहीं आ रही थी, तो मैंने डिलीट कर दी। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा कि इसका उपाय क्या है, फिर तो बोली कि इधर उधर जाओ, वो एक बाबा है वो फूंक मारते हैं, 2 गली आ गए। तो मैंने कहा हो जाएगा ठीक है, हाँ हो जाएगा भाई। मैं वहाँ पे लेके गया उसे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो उनका बहुत पुराना सा बेकार सा घर, एकदम बेकार सा, 2 छोटे छोटे कमरे थे, वहाँ पे बकरी थी, और वो गंदा सा एकदम माहौल था। वो मुस्लिम थे बाबा। और मैं जब उनके रूम में गया, बाहरी रूम था, जैसे कोठरी सी होती है ना छोटी सी, और साथ में ना नाला बह रहा था, दिल्ली वाला जो नाला है, जो कचरे का ढेर है ना बड़ा वाला, जो दिल्ली में क्या बोलते हैं, ये जो है मुर्गा मंडी के पास, उधर था उनका घर। मुर्गा मंडी है, उसके पास उनका घर था। उनकी खाट थी, वो खाट पता कैसी थी, नॉर्मल खाट, जमीन पे एकदम लगी हुई, वो ऐसे एकदम ऐसे गड्ढे से मैं उसमें खाट के में पड़े। तो मैंने कहा बाबा देखना, इसे ये दिक्कत है। तो बोले कि इसे शनिवार को लेके आओ। मैंने कहा अभी तो कुछ देख लो, कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा रुक जा, वेट कर। भाई वो उठ के आए, लिटरली वहाँ पे इतनी बदबू आ रही थी कि मैं रुक नहीं पा रहा था। लेकिन एक कहावत सुनी होगी, मरता क्या ना करता। भाई एक तरफ तो लड़का रो रहा है 3 दिन से लगातार है, बुरी हालत हो रखी है उसकी, चीख चीख के, कुछ काम नहीं कर रहा उस पर, है ना। मैंने डॉक्टर की दवाई करा ली, मैंने एक दोस्त को बताया, वो हंसने लगा।
जैसे पहले मैं हंसता था लोगों पे कि क्या फालतू पने की बातें कर रहा है, ये तो सब बकवास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, तू बोल दे जो बोलना है। तो उन बाबा ने उसको बस एक फूंक मारी, अपने 2-3 मंत्र से मुंह से पढ़े, एंड इट वाज लाइक ए मैजिक। भाई मैं घर पहुंचा, लड़का एकदम खेलने लग गया, जो नॉर्मल था उसकी आंखें जैसे थी वो ठीक हो गई, हंसने लग गया। तो फिर मुझे पता चल गया। अब 3-4 महीने बाद गाँव में फिर या होली थी या दिवाली, हम फिर गाँव चले गए। उसका फिर वही सीन, वो रात भर पूरी रात रोता रहा, और जैसे ही उसकी आंख झपकी लगे, मतलब हल्का सा वो नींद में हो, तुरंत वो चीख मार दे एक साथ। जगते हुए उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही सोता था तो उसे लगता था कि उसका कोई या तो गला दबा रहा है या उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियर सिम्टम्स हो गया था, क्योंकि वो सबसे पहले गले पे ऐसे 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 हाथ करता था, छोटा 1.5 साल का। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये बहाने बना रहा है या मक्कड़ बना रहा है, झूठ को कर रहा है, वो नहीं कर सकता था। और गांव में फिर जैसे पुराने होते हैं वैद्य जी, हमने उनको बुलाया, कुछ फर्क नहीं हुआ। गांव में एक और तांत्रिक वाले पंडित जी थे, उनको बुलाया, कुछ असर नहीं हुआ। 3 लोगों को हमने बुलाया। अगले दिन, त्योहार वाले दिन, दिवाली वाले दिन, मैं और वाइफ दोनों दिल्ली आ गए वापस। दिल्ली आके फिर उन्हीं बाबा के पास लेके गए और हमने बोला कि इसका परमानेंट इलाज कर दो। तो उन्होंने बोला मैं 1600 रुपये लूँगा, 1500 लूँगा, परमानेंट कर दूंगा। एक बात याद रखना, खांसी अभी भी उसकी ठीक नहीं हुई थी। वो जो आंखें नटेर रहा था, वो रो रहा था, वो रोना बंद हो गया था पहली बार फूंक लगवाने पे। फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर डे बुलाया, शनिवार को बुलाया था। तो मैं तो था नहीं, वाइफ गई थी देखे। तो उन्होंने फिर वो चिरागी दिया सा जलाया, कुछ मंत्र वंत्र पढ़े, कुछ पर्चियाँ जलाई, कुछ कुछ उन्होंने किया। उस दिन के बाद उसकी खांसी वांसी सब एकदम गायब हो गई, जो रेगुलर खांसी थी ना। तो उस दिन मैंने थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया कि ये जो खांसी थी वो मेरी कोल्ड ड्रिंक की वजह से नहीं थी, इट वॉज समथिंग एल्स। और वो जिस तरह से रोता था यार, हमारी गोदी में था, ठीक है, जैसे उसकी झपकी लगी एक साथ चीख मारता था, बहुत उछल के। और एक दिन अपनी मम्मी की गोदी में था और चीख मारी और उसकी भी चीख निकल गई बहुत तेज। अब उन दोनों को देख के मुझे डर लगने लगा। चीखा तो मैंने नहीं, उन दोनों ने चीखा रूम में। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम अलग अलग जगह ढूंढने लगे कि कोई ऐसा मिल जाए जो परमानेंट ठीक कर दे। फिर हम यहाँ शिफ्ट हो चुके थे, गाजियाबाद में यहाँ पे रहते हैं, पहले दिल्ली में थे, आपको पता है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब वाइफ गूगल कर रही थी, इधर उधर ढूंढती थी वो, तो यहाँ पे पास में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे एक बाबा है, उनके पास वो रैंडम ऐसे ही चली गई थी। उन्होंने कहा मैं इसका इलाज कर दूंगा, 250 रुपये लेते थे वो। तो उनके पास एक इतना बड़ा डब्बा था प्लास्टिक का, उसमें 15-20 अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग धातु, पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने एक तावीज़ दिया, उसमें वो थोड़ी थोड़ी डाली, मंत्र फूंका और उसे पहना दी। तो मेन प्रॉब्लम वासु को क्या होती थी, ये प्रॉब्लम रही थी मतलब 6 महीने के से लेकर उसको 5 साल तक। और प्रॉब्लम ये होती थी कि वो जैसे ही गाँव जाता था वहाँ पर वो बीमार हो जाता था, वहाँ पे वो ये डरने लग जाता था, रात को सपने में डरता था। और जब वो 4 साल का था तब क्लियर रियलाइज़ हो गया था कि उसका गला कोई दबाता, वो बस जैसे ही नज़र में आया, झपटे में आया, अपना गला दबाता था और ऐसा लगता कोई गला दबा रहा, तो वो उसके हाथ को ऐसा करता था, नहीं 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 ऐसे मत करो, वो इस तरीके का रिएक्शन देता था। तो हम बड़े परेशान रहे थे, लेकिन वो गांव में ही होता था। अच्छा, मम्मी ये कहती थी किसी और को नहीं हो रहा, इसी को क्यों हो रहा। अब यार इसका तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। और अभी तो 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं गांव में अभी इस टाइम पे, करंट में आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। एक अभी 4-5 दिन पहले पैदा हुई है, वो ठीक है, उसकी छोटी बहन ठीक है, वासु का छोटा भाई वो एकदम ठीक है। तो 3 बच्चे एकदम ठीक है वहीं पर, बस एक बड़ा बच्चा ही बीमार होता था वहाँ पर, और जैसे ही वहाँ पहुँचा वो वहीं बीमार हो जाता था। तो मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब से खुद के साथ इंसिडेंट हुआ, जब देखा, तब यकीन हुआ। लेकिन हाँ, उन बाबा के ताबीज़ से उसे आराम मिला, वो गांव जाने लग गया, मतलब इतना हो गया। लेकिन फिर वो ताबीज़ जो होली पे, दिवाली पे, इन दिनों में ख़राब हो जाता था, तो फिर हम रिप्लेस करा के नया बना लेते थे। लेकिन उसके जो 6th बर्थडे पे मैंने वो उतार के फेंक दिया, और वो फाइनल उससे मतलब मुक्ति मिल गई। तो वो कोई ताबीज़ वाबीज़ नहीं पहनता, वो ऑल ओके मतलब। तो ये मानो कि अब ओवरऑल उसे 6 साल की उम्र का होकर सब चीज़ों से छुटकारा मिला है, लेकिन उससे पहले बड़ा परेशान रहा था इस चीज़ को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं और इम्पैक्ट करती हैं। कोई यकीन करे ना करे वो एक अलग बात है, मैंने तो रियल में महसूस किया। मतलब उसकी वीडियो ही बनाई थी, फिर वो हटा दी। और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो इस बात को जानते हैं, उन्होंने देखा भी है, मतलब कि हाँ ये दिक्कत है। तो इसी से मिलती जुलती मुझे घटना याद आ रही है सुलेमान प्रेत की, जो कि यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। अच्छा, उसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कोई भी जाकर के चेक करना चाहता तो देख सकता है वो, ठीक है। एक लड़का था जिसका नाम था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह करीबन, उसकी कुछ लोग बोलते हैं 8-10 साल की उम्र थी। तो वो 8-10 साल की उम्र में एक कब्र के पास गया, सुलेमान प्रेत की एक कब्र थी, उसके पास गया और उसके पास जाकर के यूरिनेट करने लग जाता है। अच्छा। और जब वो यूरिनेट कर रहा है तो जो सुलेमान प्रेत है वो उसको पोजेस कर लेता है, उसकी बॉडी को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, ठीक है।
अब जो मनमोहन सिंह है वो बहुत तकलीफ़ों से गुजरता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों की तकलीफ़ों से, जब उसकी आत्मा उसमें आ जाती है, आत्मा उसमें आ जाती है तो बहुत तकलीफ़ों से गुजरता है। और वो जाता है जगह जगह पे धक्के खाता है दूसरे लोगों के पास जा जाके, ठीक है। और फाइनली एक उसे कोई बाबा वगैरह कोई मिलते हैं और वो बोलते हैं कि आपका जो इलाज है ना वो और कोई नहीं कर सकता। एक संत है जिनका नाम है संत ईश्वर सिंह जी। अच्छा। और उनको गुरु नानक देव जी का इनकारनेशन माना जाता है। तो संत ईश्वर सिंह जी वही आपका इलाज करेंगे। तो वो जाता संत ईश्वर सिंह जी के पास। अच्छा। और संत ईश्वर सिंह जी उससे पूछते हैं, जो उसकी बॉडी में सुलेमान प्रेत है ना, उससे बात करते हैं। कहते हैं कि तू जो है इसे तंग क्यों कर रहा है। अच्छा। तो वो बताता है, कहता है इससे मेरा 1000 साल पुराना एक रिलेशन है, हिसाब किताब है, ओके। उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा। तो पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो वो बंदा पूरा अपना डिस्क्राइब करता है कि ऐसा हुआ था कि 1000 साल पहले मैं मुसलमान था, मुसलमान 5 वक्त की नमाजें वगैरह करता था। और ये जो था ये एक पंडित था, ये मेरी बेटी को लेकर के भाग गया था, मेरी बेटी के साथ इसका अफेयर हुआ था और ये लेकर के भाग गया था। ठीक है। और मुझे उस टाइम पर इतना गुस्सा आया कि मेरा मन करा मैं इसको खून कर दूं, इसका मर्डर कर दूं। मैंने इसको बहुत ढूंढा इसको मारने के लिए, क्योंकि मेरी समाज में बहुत बदनामी हो गई थी। तो मैंने इसे बहुत ढूंढा मारने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये मुझे मिला नहीं। और इसको मारने के लिए मैंने तंत्र विद्या भी सीखी, ब्लैक मैजिक भी सीखा। और उस ब्लैक मैजिक का मैं गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग गया था, लोगों से पैसा लेकर के किसी का बुरा करना, ये सब चीज़ें मैं करने लग गया था। समझ गया। ये बताया सुलेमान ने। ठीक है। और जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर जो बातें आती, शास्त्रों में जो बातें आती है कि यमराज होते हैं, यमदूत होते हैं, ये सारी बातें उसने वैलिडेट करी उस टाइम पर। अच्छा। उसने बोला कि जब मैं मर रहा था तो 2 भयंकर फॉर्म के अंदर 2 लोग आए, यमदूत आए 2, और उन्होंने मेरी जो सूक्ष्म शरीर, जिसका भी हमने जिक्र भी करा था, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, उसको जकड़ के पकड़ लिया कि जिससे मैं हिल ना पाऊँ। और मुझे मार पीट के यमलोक तक ले गए। और यमलोक में जा करके यमराज के सामने जब मेरी फाइलें खुली, मेरा हिसाब किताब हुआ, तो यमराज ने मुझसे बोला कि इसको जो है 1000 साल की प्रेत योनि में डाल दो, इसके कर्मास के अकॉर्डिंग इसको 1000 साल की प्रेत योनि दे दी जाए। तो वो बोलता है कि आपने मेरे साथ तो इंसाफ कर दिया, बट जो जिसने मेरे साथ गलत करा था, मनमोहन सिंह, जिसकी वजह से मेरी बदनामी हुई थी, उसके साथ जस्टिस कब होगा। तो बोलते हैं उसका भी टाइम आएगा, उसका भी तुम्हें मौका दिया जाएगा वो जस्टिस होने का। कहते हैं कि 1000 साल बाद एक संत आएंगे, संत ईश्वर सिंह जी, और वो तुम्हें ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये माध्यम बनेगा, तुम इसे पोजेस करोगे, ये माध्यम बनेगा, उधर तक तुम्हें पहुंचाएगा और उनसे तुम दोनों का उद्धार होगा, तुम दोनों का फायदा होगा उनसे। तो ये सारी कहानी 1000 साल पहले से ही डिस्टाइंड है। और अब उसका टाइम आ गया है, उसको इस चीज़ से मुक्ति मिलने का टाइम आ गया। और वो रोने लग जाता है, बहुत चीखने लग जाता है कि मुझे प्लीज़ इससे मुक्ति दिलवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ इस पर्टिकुलर योनि से, प्रेत योनि से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि भूख लगती है पर खा नहीं सकते। समझ रहे हो। वो जो संत होते हैं वो जाते हैं अपने, उनके पास जो लोग आते जाते हैं उनके बीच में चले जाते हैं, उनके बीच में जाके बोलते हैं कि किसी को भी बच्चा चाहिए तो बता दो, जिसका नहीं हो रहा हो। कहते हैं मैं अपने थोड़ा सा तप से इसकी ह्यूमन बॉडी दिलवाऊंगा। एक लेडी आती है उनके पास और वो लेडी से पूछते हैं कि तुझे चाहिए क्या। तो वो बोलती है देख लो डॉक्टर ने तो मना कर दिया है। बोलते हैं तुझे चाहिए तो बता, और इसको भूत मत समझियो, तेरा नाम आगे चल के बहुत रोशन करेगा, ठीक है। तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है देख लो आपकी जो इच्छा है हम वैसे कर लेंगे। समझ गया। अब वो लेडी जो है वो कंसीव कर लेती है। अच्छा। जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मेडिकल साइंस में कुछ नहीं था ट्रीटमेंट, वो कंसीव कर लेती है। बट 3-4 महीने हो जाते हैं, बट बच्चा किक नहीं मारता, लात नहीं मार रहा होता। अच्छा। तो वो परेशान हो जाती है, नेचुरली एज अ मदर वो परेशान हो जाती है कि बच्चा क्या हो गया, लात नहीं मार रहा। वो जाती है उन संत के पास वापस से, वो बोलती है बच्चा लात तो मार नहीं रहा, देख लो क्या हो रहा है। वो बुलाते हैं सुलेमान को। अच्छा। कहते हैं कि तू जा क्यों नहीं रहा, उनकी वॉर्म के अंदर, पेट के अंदर जा क्यों नहीं रहा तू। तो वो बोलता है कि देख लो बाबा जी कि बड़ा वो होता है, बड़ा 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल होती है, आप देख लो कुछ हो। वो कहते हैं चल ठीक है, बट 9 महीने बाद चला जाइए। वो मान जाते हैं, ठीक है। अब 9 महीने हो जाते हैं, वो बंदा फिर भी नहीं जाता। अच्छा। वो फिर भी नहीं जाता, फिर भी 9 महीने तक किक नहीं आ रही होती। अब वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि 9 महीने तक बच्चे ने लात नहीं मारी, ऐसा कैसे हो गया। तो अब वो फिर जाती है, तो वो उसको बुलाते हैं सुलेमान को। कहते हैं तू जा क्यों नहीं रहा, तेरी माँ परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। वो कहता है अगले महीने अक्टूबर में आपका जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ आपका और मेरा जन्मदिन साथ में हो जाए। अच्छा। तो इस वजह से मैं उस दिन चला जाऊँगा, पक्का मैं वो कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं चल ठीक है। तो वो अगले महीने 10वें महीने 10वें या 10.5वें महीने में वो पैदा होता है, वो बंदा जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था, जिस दिन उनका जन्मदिन था। अच्छा। और वो पैदा होता है और 10 महीने तक उसने लात नहीं मारी थी। अच्छा। और अचानक से पैदा ही हो जाता है, अचानक से पैदा हो जाता है। तो यही कहानी थी। तो वो तो अभी भी जिंदा है क्या है?
तो वो अभी यूएसए में है। अच्छा, यूएसए में है, बट वो किसी को इंटरव्यू वगैरह देते नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा उनका हो गया था, भूत प्रेत वाला घर है, तो अब वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते। समझ गया। बट हाँ, अगर कोई देखना चाहता है तो उनकी ऑडियो जो है, सुलेमान की रिकॉर्डिंग है, वो पूरी पड़ी हुई है 1 घंटे की यूट्यूब के ऊपर। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी था कि जो मनमोहन सिंह था वो एक हिंदू लड़का था, वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है, उर्दू बोल रहा है, वो सारी चीज़ें जो थी ना सरप्राइजिंग थी। हाँ समझ गया, क्योंकि उसके अंदर मुस्लिम की बॉडी ने पोजेस कर रखा था। एग्जैक्टली है ना, वो जो बंदा था सुलेमान वो मुस्लिम था। एग्जैक्टली। हम्म। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, मतलब पहले मैं बिल्कुल मानता ही नहीं था, लेकिन अभी तो यकीन है पूरा कि देयर इज समथिंग। तो उपाय तो बस वही है जो आपने बताया। यूट्यूब पे कौन सी वीडियो बता रहे थे आप, कौन सा? नरसिंह कवच तो नरसिंह कवच स्तोत्रम सुनोगे तो उससे रिलीफ मिलेगा मतलब। बिल्कुल। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।